नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। दिल्ली पुलिस ने आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। आईएसआई समर्थित 4 संदिग्ध गिरफ्तार। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम मानसूनी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट। असम में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से पहला काफिला रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंचे इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लैंड और बेल्जियम ने दर्ज की रोमांचक जीत। यूएस ने बोस्निया को दी मात। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी हितों पर चर्चा की। भारत जापान अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। सनाए ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा पर हैं। वे भारत जापान के 16वें वार्षिक बैठक में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद रहे। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। जापान की प्रधानमंत्री की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। और अब बताते हैं भारत और जापान शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल ये समिट सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री मिलकर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का ये मौका है और अगले कुछ वर्षों की रणनीतिक दिशा भी तय की जाती है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। इनमें आर्थिक सहयोग सबसे अहम रहता है, जैसे निवेश बढ़ाना, व्यापार को आसान बनाना और नई तकनीकों में साझेदारी करना। पिछले कुछ समय से जापान ने भारत में बड़े स्तर पर निवेश बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी एक बड़ा हिस्सा होता है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भी भारत और जापान एक साथ जुड़े हुए हैं। आजकल लगभग सभी शिखर सम्मेलनों में सेमीकंडक्टर, एआई और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम करके सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। कुल मिलाकर ये शिखर सम्मेलन सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि भारत और जापान के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक रणनीति को जोड़ने वाला एक बड़ा मंच है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित कथित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 आरोपी पंजाब और 1 दिल्ली से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के संपर्क में थे और विदेशी नंबरों के जरिए बातचीत करते थे। स्पेशल सेल ने खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब में एक साथ छापेमारी की।
सबसे पहले पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड इलाके से शुभदीप सिंह उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में उसने कथित तौर पर खुलासा किया कि वो पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करता था। इसके बाद पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि और साजन सिंह उर्फ हनी को भी पंजाब से गिरफ्तार किया। इनके पास से एक जिगाना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच के दौरान दिल्ली से गगनप्रीत को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि उसके मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि उसे दिल्ली के धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों और पुलिस पिकेट्स की रेकी करने और उन पर फायरिंग जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे नेटवर्क, इसके विदेशी संपर्कों और संभावित साजिश की गहन जांच कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की नवी समीक्षा को अपनाए जाने के दौरान अपना पक्ष रखा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि कहीं भी होने वाला आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक नीति को मंजूरी दें ताकि आतंकवाद की एक साझा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय हो और आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों के बीच एक समान कानूनी ढांचा बनाया जा सके। भारत ने आतंकवाद और उभरती तकनीकों पर दिल्ली घोषणा, आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक और वैश्विक क्षमता निर्माण में अपने योगदान को भी रेखांकित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद रोधी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में AI और आतंकवाद रोधी अभियानों के भविष्य पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 6 महीनों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दिशा बदल दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि AI अब आतंकियों के लिए खतरे को बढ़ाने वाला माध्यम भी है और देशों के लिए सुरक्षा क्षमता बढ़ाने का साधन भी बन रहा है। उन्होंने बताया कि AI की मदद से आतंकी संगठन प्रचार सामग्री, डीप फेक और ऑनलाइन कट्टरपंथ को तेजी से बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां डेटा विश्लेषण, खुफिया जानकारी और सीमा प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं। भारत ने आतंकवाद के लिए नई और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में सुरक्षा को फैसलों का केंद्र बनाना जरूरी है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और साधु संतों में जबरदस्त उत्साह है। जम्मू, श्रीनगर और रामबन से साधु संतों का जत्था आज पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा पर निकलने से पहले संतों और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए और सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। पहली बार अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने भी यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। प्रशासन और सेना की ओर से मिल रहे सहयोग और सहायता की काफी तारीफ की जा रही है। दरअसल इस बार सरकार ने यात्रियों के लिए पहले के मुकाबले बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए की गई सुविधाएं काफी बेहतर हैं, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है। कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं और साधु संतों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गहरा उत्साह और आस्था साफ दिखाई दे रही है। आ रहे हैं एंड बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ हम रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में खड़े हैं और अरेंजमेंट्स अच्छी हैं यहाँ पे। देखिए मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ का। कल तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो बाबा के थोड़े कृपा है हमारे ऊपर। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और रांग में खड़े रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वास्ते। और सभी को, देशवासियों को कहते हैं आप यहाँ आए, अमरनाथ दर्शन करिए और वो वैष्णो देवी के दर्शन करिए। और हर मौसम में अच्छा लगता है, वातावरण धूप अच्छी है। करते हैं दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। कुछ इलाकों में सुबह बारिश हुई और इसी के साथ मानसून की एंट्री हो गई है। सामान्य तौर पर इसके पहुंचने की तारीख 27 जून होती है, यानी इस बार ये 5 दिन की देरी से आया है।
लंबे समय तक गर्मी और उमस भरे मौसम के बाद मानसून के आने से एनसीआर में अच्छी खासी बारिश और तापमान में गिरावट की उम्मीद है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के आने की पुष्टि कर दी है। राजधानी के कुछ इलाकों में सुबह बारिश हुई और आने वाले दिनों में भी मानसून के लिए अनुकूल हालात बने रहने की उम्मीद है। वहीं मुंबई में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई और रायगढ़, पालघर और ठाणे समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के पश्चिमी हिस्से में समुद्र के ऊपर सक्रिय अत्यधिक तीव्र बारिश पट्टी के कारण अगले कुछ घंटों में शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सांताक्रूज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला में सबसे अधिक बारिश का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में 50 से 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी बारिश होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण दादर, वडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी। फिलहाल मौसम विभाग ने कुछ दिन ऐसे ही बारिश रहने की आशंका जताई है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर पूरी तरह मुस्तैदी के साथ नजर आए। असम के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। असम में बाढ़ का असर अब भी 4 जिलों धेमाजी, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ और नलबाड़ी में बना हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में केंद्र सरकार लगातार असम के साथ खड़ी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 179 गांवों और 7 राजस्व मंडलों के 48,452 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे अधिक असर धेमाजी जिले में है, जहां 44,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 2,117 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जबकि 82,883 से अधिक पशुधन प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और कटाव से 20 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई स्थानों पर पुल, तटबंध, बिजली ढांचा और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में 13 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए राहत कार्य में जुटी हैं और अब तक करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रशासन राहत वितरण, चिकित्सा सहायता और नुकसान के आकलन का कार्य भी लगातार कर रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने मामला रखा और कल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। और सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान VB जीराम के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। आदरणीय कोनिडेला पवन कल्याण गारू भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
कमलेश पासवान गारू, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी गारू, बीजेपी आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट पीवीएन माधव गारू, डॉक्टर सत्यकुमार यादव गारू, डॉक्टर श्री अनगानी सत्यप्रसाद गारू, रोहित कंसल गारू, अरवा श्रीधर गारू, कांतिलाल डांडे गारू, रोहिणी आरजी, बीआर कृष्ण जी और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मध्य प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश के भांजे भांजियों का भी मामा हूं, मामा। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः वेंकटेश्वराय। यहाँ की हवा भी कहती है नमः वेंकटेश्वराय, यहाँ की घटाएं भी कहती है नमः वेंकटेश्वराय, यहाँ के फूल भी कहते हैं नमः वेंकटेश्वराय, यहाँ की फूल मालाएं भी कहती है नमः वेंकटेश्वराय। गोविंदा गोविंदा। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो रही है, ऐसी कृपा की वर्षा कीजिए कि हमारा कोई गरीब मजदूर बिना काम के ना रहे, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, कोई गरीब बिना काम के ना रहे। इसके लिए ये योजना आई है और इस योजना को लागू करने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप भी तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। यह विकसित भारत जी राम जी योजना मुझे कहते हुए गर्व है कि यूपीए के समय नरेगा बनी थी, नरेगा को लागू करने, अच्छा सत्या जी को ट्रांसलेट करना है। వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, మరీ ముఖ్యంగా రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. మిత్రులారా, నేను మధ్యప్రదేశ్లో మామా అని పిలుస్తారు. నేను ఇవాళ మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నన్ను మామా అని మీరు పిలిస్తే సంతోషపడతాను. ఈ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువై ఉన్న ఈ చోట ఈ గాలి, ప్రవహించే గాలి నమో వెంకటేశ్వర అంటుంది, ఈ పూలు నమో వెంకటేశ్వర అంటాయి, ఆ హారం నమో వెంకటేశ్వర అంటుంది. అటువంటి పవిత్ర భూమిలో ఇవాళ విబిజీ రామ్జీ పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఒకటే కోరుకుంటున్నా, భవిష్యత్తులో ఏ పేద ఆకలితో ఉండకూడదు, ఏ పేద చేతికి పని లేకుండా ఉండకూడదు. ఇటువంటి బృహత్కర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్న ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి మీ అందరి తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మీరు కూడా చప్పట్లతో వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తానుగా. और मुझे कहते हुए खुशी है, विकसित भारत जी राम जी योजना में मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा. ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద గ్రామీణ ఉపాధి పథకం కింద గతంలో 100 రోజులు మాత్రమే పని దినాలు కల్పించబడేవి. ఇవాళ 125 అంటే 25 రోజులు అదనంగా పని దినాలు పేదల కోసం లభించబడుతున్నాయి. और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा. तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया. इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी. ఇవాళ ఈ వికసిత భారత్ నిర్మాణం కోసం గ్రామాలే మొదటి పునాది కావాల్సి ఉంది. అందుకని లక్షల కోట్ల రూపాయలు వీటి కింద ఖర్చు పెట్టబడుతున్నాయి, నిధులు రాష్ట్రాలకు ఇవ్వబడుతున్నాయి. यहाँ कई ग्राम प्रधान सरपंच होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश में 2,86,000 पंचायतें हैं और 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में
7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे, हर साल 2 करोड़ रुपया। గతంలో ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద విపి హయాంలో 2,13,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టితే ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిన విబి జీరామ్జీ పథకం కింద 7.5 లక్షల కోట్లు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది। ప్రతి గ్రామానికి 2 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం, ఉపాధి కార్యక్రమాల కోసం అందజేయబడతాయి। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी। ఈ నిధులు రాశి ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఇది కేవలం ఉపాధి కోసమే కాదు, ఆ గ్రామాల ముఖ చిత్రాన్ని మార్చడం కోసం, ఆస్తుల కల్పన కోసం ఖర్చు చేయబడతాయి। मैं देश भर के मजदूर सीधा प्रसारण आप देख रहे थे आंध्र प्रदेश से, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे किस तरह से वीबी राम जी से विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो साकार होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर धन गबन मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील कल थाना राम जन्मभूमि में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देंगे। बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर मुकदमा नहीं लिखे जाने पर वकील आंदोलन करेंगे। बेंगलुरु के दक्षिण तालुक स्थित मड्डपट्टना इलाके में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हो गया। खदान में काम के दौरान करीब 40 फीट ऊंचाई से विशाल चट्टान गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रमिक घायल हो गए। हादसे के समय खदान में करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत अभियान शुरू किया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही की जांच की जा रही है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 7 गाइडेड बमों से हमला किया। इस हमले में 15 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई, जबकि कम से कम 32 लोग घायल हो गए। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने घंटों तक राहत अभियान चलाया। वहीं घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। खार्किव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओले सिनिये हुबोव ने बताया कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 17 वर्षीय एक लड़की को हमले के कारण गंभीर मानसिक आघात हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रूसी बमबारी से शहर के कीव, ओस्नोव्यान्स्की और नोवोवार्स्की जिले को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और आग लगने की घटनाएं सामने आई। बचाव दल ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी रखा। रूस ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया शहर में एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट और एक वाहन सर्विस स्टेशन पर हमला किया। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई और इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन के मुताबिक हमले के समय सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया। रूस ने रात भर में यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी दीनप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में 5 पेट्रोल पंपों को भी निशाना बनाया। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हुईं। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। गवर्नर ने बताया कि सभी पेट्रोल पंपों पर मौजूद उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है और हमलों के कारण कई जगह आग लग गई। वेनेजुएला में दिन गुजरने के साथ साथ भूकंप त्रासदी में हताहतों की बढ़ती संख्या डरावनी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने की आशंका जताई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज के अनुसार वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। रॉड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि हजारों अन्य लोग घायल हुए हैं। वेनेजुएला के गुएरा में भूकंप के मलबे में दबे एक व्यक्ति को चिली के बचाव दल ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। वेनेजुएला में 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप के बाद भारत समेत दुनिया भर के प्रमुख देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। निनारो ने माना कि संयुक्त राष्ट्र ने 10,000 बॉडी बैग मंगवाए हैं। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार 43,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रोड्रिगेज के अनुसार 15,866 लोग बेघर हो गए हैं। नासा के अनुसार 59,000 इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस समय बचाव कर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों और अन्य पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं।
रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और देश के 20 काउंटी में कल आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण एक व्यक्ति की पेड़ गिरने से मौत हो गई, जबकि दर्जनों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बुखारेस्ट में आपातकालीन सेवाओं को करीब 2000 मदद की कॉल मिली और कई मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। कई इलाकों में पुलिस और दमकल कर्मियों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर जल भराव वाले घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला और सड़कों से मलबा हटाया। इससे पहले देश भीषण गर्मी की चपेट में था, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देश भर में कुल 120 मार्च निकाले गए, जिनमें से 108 शांतिपूर्ण रहे, जबकि 12 स्थानों पर हिंसा और लूटपाट के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवैध प्रवास, सार्वजनिक हिंसा, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को शरण देने और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए हैं। जोहानिसबर्ग के अलेक्जेंड्रा इलाके में विदेशी नागरिकों की दुकानों में लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे प्रशासन ने सैकड़ों कूलिंग सेंटर खोले, पानी और सनस्क्रीन से लैस मोबाइल राहत वैन तैनात की और सार्वजनिक स्विमिंग पूलों का समय बढ़ा दिया। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर खुले में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार ये हीट वेव स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत तक जारी रह सकती है। फीफा विश्व कप में मैक्सिको की जीत का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब मैक्सिको सिटी में भारी भीड़ के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से 3 लोगों की दम घुटने से जान गई। यह हादसा एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के पास हुआ, जहां हजारों प्रशंसक इक्वाडोर पर मैक्सिको की 2.0 की जीत का जश्न मना रहे थे। आपातकालीन टीमों ने कई बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मैक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए और लोगों से जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।